पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आज से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप इसको ध्यान से देखिए, काफी इससे समझ में आएगा आपको। देखिए लोग, हम दोनों एक साथ भागे हैं, ठीक है। और इनका कोई गलती नहीं है, मेरा गलती है कि हम इनको लेके भागे हैं, ठीक है। अगर मरना चाहते हैं तो इन्हीं के साथ, जीना चाहते हैं तो इन्हीं के साथ। इनके खुशी में मेरा खुशी है, ठीक है। एक दिन पापा मेरे गली में देख लिए थे, हमको बहुत मार मारे थे, बेल्ट बोलते थे कि तुम मुझसे बात मत करो, स्कूल जाने से भी मना कर रहे थे हमको। पर इसी वजह से, घर के लोग के वजह से हमको फिर इनके साथ आना पड़ा, ठीक है। इनका कोई गलती है नहीं, गलती है तो मेरा है, ठीक है। मरेंगे तो इन्हीं के साथ, जिएंगे तो इन्हीं के साथ, शादी भी करेंगे इन्हीं के साथ। हमको जो करना है, ये कैसे भी रखे, हमको नून रोटी खाए चाहे हम मार भात खाए, ठीक है। हमको इन्हीं के साथ रहना है। किसी से लेना देना, घर परिवार किसी से लेना देना नहीं है, ठीक है। अपने माँ बाप किसी से मतलब नहीं है, बस मेरे सास ससुर अच्छे से रहें, आई अच्छे से रहें, इनके खुशी में मेरा खुशी है, ठीक है। अगर हम लोग को अलग कर सकते हैं तो हम जहर खा के हम दोनों मर जाएंगे, ठीक है। ये बात अपने ध्यान में रखिएगा। हम लोग एक बिछड़ के भी नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि जैसे एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों साथ में भागे हैं और ट्रेन पे लड़की अपना स्टेटमेंट दे रही है। इस केस में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि लड़की का फुल डेडिकेशन है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, लड़के के साथ, और वो शादी करके उसके साथ रहना चाहती है। तो एक तरह से बोलिए तो लड़की ने फुल कॉन्सेंट दे दिया है, एक तरह से ऑथोरिटी दे दिया है उस लड़के को, और लड़का जो है अपने पावर के अनुसार उस लड़की को रखेगा, कंट्रोल करेगा, खिलाएगा पिलाएगा, ठीक है, सब चीज करेगा, नून रोटी खाएगा लेकिन साथ में रखेगा, खिलाएगा। सपोज कीजिए एक सिचुएशन की एक दिन वो लड़के का दिमाग घूमता है और उसको कस के वो हौंकने लगता है, पीटने लगता है। वैसे सिचुएशन में क्या होगा, लड़की सन्न रह जाएगी, ठीक है। लड़की को लगेगा मैंने इतना कुछ किया लेकिन ये लड़का ऐसे कर रहा है। अब इस एग्जाम्पल को अपने स्टेट पे लाके आजमाते हैं हम लोग। समझिए तो ये हमारा इंडिया है और एक पार्टी है बीजेपी, मान लीजिए बीजेपी या कांग्रेस है, उसको हमने एक चुना, ठीक है, उसको हमने एज ए गवर्नमेंट के रूप में चुन लिया उसको, ठीक है। उस लड़की की जगह के कौन है, हम हैं, सिटीजन्स हैं। हमने गवर्नमेंट में फुल फेथ अपनाया है, सारा उसको पावर दिए हैं, गवर्नमेंट हमें कंट्रोल करे, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है हमें अच्छे से कंट्रोल करे, हमारे सारे राइट्स दे, हम एक अच्छा जीवन जिए। लेकिन गवर्नमेंट अगर ऑटोक्रेटिक हो जाए, समझिए तो अपना एज्यूम कीजिए इमरजेंसी इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो उस समय सिचुएशन क्या होगी, हमें लगेगा कि ये हमने क्या कर दिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक तरह का आइडिया है और एक करेक्टर है। इसमें क्या होता है कि हम स्टेट के पावर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रिस्ट्रिक्ट इन द सेंस कि उस पर रिस्ट्रेन लगाते हैं, उसको लिमिट करते हैं, ताकि जो सिटीजन्स हैं उनके अधिकार का हनन ना हो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कॉन्सेप्ट आया है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो सरकार के पावर को हम लोग कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है, स्टेट पे हम कैसे लिमिट लगाएंगे। तो स्टेट को हम एक रूल बुक पकड़ा दें कि देखो तुम काम तो करोगे लेकिन इसी के अनुसार, ठीक है। कभी भी सटका लेके हौंकोगे नहीं, मेरे हमको बोलने का अधिकार दोगे, ठीक है, हमको राइट टू मूवमेंट दोगे, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन दोगे, ठीक है, इक्वलिटी दोगे, ये सारी चीजें आप हमको दीजिएगा, ठीक है। सरकार पे हम एक रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि अगर तुम हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करोगे तो हम कोर्ट के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को पावर दे देना कि तुम अगर कभी ही कोई लॉ इन अकॉर्डेंस विथ अगर लगता है कि इन्फ्रिंज कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, तो तुम इसमें एक्शन लेना, ठीक है। इन सारे कंसेप्ट से आपको कुछ कुछ दिमाग में लग रहा होगा तो कि हम लोग स्टेट के पावर पे एक लिमिट कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जो स्टेट है वो फंक्शन करे एज पर द सेट ऑफ गाइडलाइंस, एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन, एज पर द जो भी रेगुलेशन है, लॉज हैं, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अनुसार चले। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस ब्रीफ बैकग्राउंड के साथ कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को एक आइडिया कह सकते हैं, ठीक है, एक आइडिया कह सकते हैं और एक कैरेक्टर कह सकते हैं स्टेट का। इट इज अ कैरेक्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, जो ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे सुप्रीम है, ठीक है, और देयर बाई कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से टास्क हमने दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को एक लॉ बना दिया कि जो सरकार को लिमिट करे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ही एकमात्र
वो आदमी है कि जो कंट्रोल करेगा सभी चीज़ों को, ठीक है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को लाकर हमने एक तरह से मान लीजिए कि एक और राजा बैठा दिया, तो युवराज का जो है जो पावर है वो कंटेन हो गया, ठीक है। यानी कि स्टेट के पावर्स को हम लोग लिमिट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बना के, ठीक है। दूसरा शब्द में बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, कि जहां हम एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट सेटअप करते हैं, जहां हम किसी पॉलिटिकल अरेंजमेंट का सेटअप करने का मतलब क्या हुआ, पॉलिटिकल अरेंजमेंट क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, ये तो पॉलिटिकल अरेंजमेंट है, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, ये सब क्या है, पॉलिटिकल अरेंजमेंट है। तो एक आइडियोलॉजी है जिसमें हम लोग पॉलिटिकल अरेंजमेंट बनाते हैं और उनके रूल्स, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, ठीक है, उनको पर्टिकुलरली डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक सरकार का चुनाव किया, उसका क्या रोल रहेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, क्या ऑब्लिगेशन रहेगा टुवर्ड्स द स्टेट, क्या ऑब्लिगेशन रहेगा टुवर्ड्स इट्स पीपुल, ठीक है। इस सारे वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, वेदर इट इज लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, ठीक है, उसको हम लोग एक डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर हम ये चीज़ डिफाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके जो पावर से उस पर एक तरह का रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, ठीक है, एक तरह से लिमिटेशन लग जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को आप बोल सकते हैं कि एक आइडिया है, कैरेक्टर है, जिसमें हम ये मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, देयर बाई स्टेट हैज टू एक्ट इन द अकॉर्डेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ये जो चीजें हैं जिसके चलते स्टेट का जो पावर है वो लिमिट हो रहा है, रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ लिमिट का मतलब ये नहीं समझिएगा लिमिटेड मतलब निगेटिव कॉनोटेशन में, हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं, हम लोग इन द सेंस कि कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है, हम लोग सोवरनी है, सोवरिन है, और हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। ये जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, ये आया है जॉन लॉकी के द्वारा, ठीक है। जॉन लॉकी एक जर्मन अमेरिकन सिटीजन्स थे, उन्होंने सोशल थिंकर थे, पॉलिटिकल थिंकर थे, उन्होंने ये आइडिया दी है। हालांकि कहीं मैंने देखा है मैकियावेली को भी बोलते हैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड वाले बताएंगे, ठीक है। तो और अमेरिकन रिपब्लिक की जब खोज हुई थी तो उस समय उसको सेटअप करने वाले जो थिंकर्स थे और जॉन लॉकी थे, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, ठीक है। इनके अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है कि गवर्नमेंट को लीगली लिमिट करके रखना चाहिए अपने पावर्स को, ठीक है। और उसका जो अथॉरिटी और लेजिटिमेसी है डिपेंड करता है इस लिमिटेशन पे। एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट को जब हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो उसका जो पावर्स है और जो उसका एक तरह से अथॉरिटी है वो लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। अपने पावर को उसको लिमिट करके रखना चाहिए, यानी कि एक्सरसाइज जो अपने पावर का कर रहा है उसको लिमिट वे में करना चाहिए, ठीक है। अगर इस लिमिट वाले पावर से एक्सरसाइज ना करके अनलिमिटेड पावर का एक्सरसाइज करेगा या इलीगली एक्सरसाइज करेगा तो वो क्या होगा, अनऑथोराइज होगा, वो इसकी अथॉरिटी में नहीं आता, ठीक है। तो उसकी लेजिटिमेसी कहाँ से आएगी, हम लोग से आएगी, और हम लोग से लेजिटिमेसी आने का मतलब है कि 5 साल बाद हम लोग उनको अंडर पावर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट है उसको लीगली लिमिटेड रहना चाहिए अपने पावर के अंतर्गत, और उसका ऑथोरिटी और लेजिटिमेसी है वो डिपेंड करता है कि जब तक वो इस लिमिट में रहे। अगर वो इस लिमिट से बाहर गया तो कोई भी अनऑथराइज्ड एक्ट किया या आउट ऑफ द पावर अपने काम कर रहा है तो उसका जो लेजिटिमेसी है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, अगर ये लिमिटेशन से बाहर गया, क्योंकि जो पब्लिक है, जो सोवरिन है, ओरिजिनल सोवरिन है, उस सरकार को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अब ये लिमिटेशन आता कहाँ से है, ठीक है। हमने तो बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में हम लोग कुछ लिमिट लगाएंगे गवर्नमेंट पे। अब कैसे ये लिमिट ओरिजिनली काम करता है वो देखते हैं। तो लिमिट 2 फॉर्म में हो सकता है। सबसे पहले सिविल राइट्स के फॉर्म में। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, इंडिया पॉलिटी बुक में, तो आपको मिलेगा बहुत सारे फंडामेंटल है, जैसे राइट टू फ्री एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, आप देखेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी देखने को आपको मिलेगा। ये सब क्या है, ये सब सिविल राइट है। तो इससे क्या है, एक तरह से लिमिटेशन लग रहा है किस पे, गवर्नमेंट पे, ठीक है, जो भी सरकार है उस पर एक तरह से लिमिट लग रहा है। कैसे कि हमारे पास एक्सप्रेशन है, फ्री एक्सप्रेशन है, हम आपके खिलाफ बोल सकते हैं, या आप हमारी, जब हम बोलेंगे तो आप हमारी आवाज को दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से एक लिमिट लग गया ना कि गवर्नमेंट शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट द वॉइस ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, यानी फ्री एक्सप्रेशन रहना चाहिए सिटीजन्स का। तो दैट इज ए लिमिटेशन ऑफ
गवर्नमेंट, तो एक तरह से क्या है, सिविल राइट जो है रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं गवर्नमेंट पे। दूसरा क्या है कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने प्रोविजंस रखा है, ठीक है। तो एक तरह का सिविल राइट हो गया जो कि लिमिटेशन प्रोवाइड करता है, और एक दूसरा हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में क्या है कि हमने डिफाइन कर दिया है स्कोप ऑफ अथॉरिटी, जैसे कि हमने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट ये सब बना के रखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमने क्या किया है, यूनियन लिस्ट में यूनियन की अथॉरिटी को डिसाइड कर दिया कि भाई यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट रहेंगे इन्हीं पर तुम ला बनाओगे, इससे बाहर नहीं बनाओगे। स्टेट का हमने डिमार्क कर दिया कि आप स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उसी पे ला बनाओगे, तो उस पर नहीं बनाओगे, ठीक है। वैसे ही स्टेट लिस्ट में जैसे हेल्थ और एजुकेशन है, तो आप इस पे आप कानून बना सकते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं। यूनियन लिस्ट में जैसे डिफेंस है, फॉरेन पॉलिसी है, तो हमने एक स्कोप ऑफ अथॉरिटी डिफाइन करके रखा है कि आपको इसी के वे में काम करना है। दूसरा, हमने मैकेनिज्म भी बना के रखे हैं, ठीक है, कि जैसे आपको कोई भी बिल पास करवाना है तो आपको लोकसभा बैठेगी वो पास करेगी, राज्यसभा बैठेगी वो पास करेगी, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा एसेंट के लिए। वैसे ही जब कोई बजट पास होगा तो ये मैकेनिज्म को फॉलो करके आगे जाएगा। यानी कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि कोई कल के उठ के मोदी को मन हुआ या किसी को भी मन हुआ या कभी प्रेसिडेंट कोई भी होगा सरकार में उसको मन हुआ आके कोई भी कानून लेके आ गया, नहीं। देयर इज ए मैकेनिज्म, ठीक है, जिसको आपको फॉलो करना है गवर्नमेंट को, तब जाके कोई काम होगा। तो मैकेनिज्म्स क्या है, एक तरह से ये रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट अपना मनमाना नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी बिल पास होगा उस समय डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, ठीक है। और जहां जैसे कि मैंने बताया स्कोप ऑफ अथॉरिटी हमने डिफाइन करके रखा है। सेकेंडली बताया कि सिविल राइट, ये सारे क्या है, एक तरह से लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट है, एक तरह से हमने बाउंड्री डिमार्क करके रख दिया। एंड दिस आइडिया इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, क्योंकि सारा कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करके हम स्टेट के पावर को लिमिट कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। चलते हैं आगे। आगे एक वैज्ञानिक हुए कार्ल जे फेडरिक, ठीक है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को किस हिसाब से समझाया है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, देखिए 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने 2 चीज का हेल्प लिया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझाने के लिए, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का, ठीक है। अब मान के चलिए इंडिया में जो बीजेपी की सरकार है वो क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, ठीक है। जो भी लॉ रूल रेगुलेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है उसके अनुसार ये एक्ट करता है और उसी के थ्रू ये चुन के आया है। दूसरा है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझाने के लिए कार्ल जे फेडरिक ने ये दोनों का सहारा लिया। कैसे लिया, तो इसकी उनके अनुसार, यानी कि कार्ल के अनुसार जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है स्टेट में, ठीक है, जिसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है और देयर इज नो एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है, जैसे अभी इन्होंने डिफाइन किया है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को। कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो है, एक पर्टिकुलर टाइप का अरेंजमेंट है एक स्टेट में जहां कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग सुप्रीम मानते हैं और यहाँ कोई एब्सोल्यूटिज्म नहीं है, ठीक है। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब मैं समझाता हूँ क्या है। जैसे पहले राजा रजवाड़े राज करते थे तो सारा जो अथॉरिटी था उनके पास था, ठीक है। तो वहां पे आप बोलेंगे कि कंप्लीट एब्सोल्यूटिज्म है, यानी कि पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वन हैंड, ठीक है। एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन है या अल्टीमेट सेंट्रलाइजेशन है, ठीक है, पावर का। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में क्या है कि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है एक स्टेट में जहां कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम सुप्रीम मानते हैं और एब्सोल्यूटिज्म किसी के पास नहीं है, ना ही लेजिस्लेचर के पास एब्सोल्यूट पावर है, ना ही जुडिशियरी के पास है, ना ही एग्जीक्यूटिव के पास है। इन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है उसका जो लिमिटेड वे में काम करता है, यानी कि उसके पावर अथॉरिटी जो है वो लिमिटेड रहती है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की, ठीक है। सिटीजन्स के क्या पास रहते हैं, लिमिटेड राइट्स रहते हैं, ठीक। जैसे कि हमारे पास जो भी फंडामेंटल राइट्स है उस पर एक वर्ड देखिएगा पॉलिटी में, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट के पास ऑब्लिगेशन है कि वो जो अपना जब इलेक्शन में बोल के आई थी कि हम ये काम करेंगे तो उसको ये काम करना होगा, या कुछ कुछ चीजें जो हैं दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसको उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है, इसमें आपको देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट है जो कि लिमिटेड है, सिटीजन है जिनके पास लिमिटेड राइट है और गवर्नमेंट के पास ऑब्लिगेशन है, कुछ कुछ काम है जिसमें उनको खरा उतरना है, ठीक है। तो अब इस जो कार्ल ने क्या किया कि 2 एक्सट्रीम मान लिया। एक एक्सट्रीम ऐसा माना कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है जिसके पास कुछ ना कुछ रिस्ट्रेंट है, यानी कि उसके पास कंप्लीट रिस्ट्रेंट है, यानी कि उस पे एकदम जो अपना जो पहरा है वो पूरी तरह लगा हुआ, पूरा उसका पावर लिमिटेड है, ठीक है। यानी कि वो कोई भी उसके पास अंदर कोई भी ओवररीच नहीं है, कोई भी सिटीजन्स है उसके हक को इन्फ्रिंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक तरह से ये मान लीजिए कि एब्सोल्यूट टर्म में है, एकदम लेफ्ट में मान के चलिए ये,
ठीक है, जिसकी कल्पना नहीं हो सकती। ये एकदम आइडियल सिचुएशन है। ऐसा कोई आइडियल सिचुएशन ही नहीं होगी कि जिसमें गवर्नमेंट के पावर एकदम संकुचित हो, वो सिटीजन्स के राइट को कोई भी इन्फ्रिंज ना करे, एकदम अपने दायरे में रह के काम करे, जितना लिखा है उतना ही काम करे। ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए फेडरिक ने एक्सट्रीम मान के चला, जहां गवर्नमेंट जो है कंप्लीटली रिस्ट्रेंड है। ठीक है, कार्ल ने दूसरा सिचुएशन लिया जहां ये कोई रिस्ट्रेंट नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट जो कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं है, किसी भी चीज का उस पर पहरा नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना है, ना लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करना है। एकदम नॉर्थ कोरिया वाला सिचुएशन है, सीरिया वाला। तो यहाँ पे क्या है, ये जो गवर्नमेंट होगी अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कोई रिस्ट्रेंट नहीं है, कोई भी पहरा नहीं है, कोई भी पाबंदी नहीं, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, और एक जो एक्सट्रीम साइड में लिया वो बोला कि रिस्ट्रेंट, फुल्ली रिस्ट्रेंट होगा, यानी कि पूरा एकदम रूल्स रेगुलेशन लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, कहीं भी कोई भी राइट को इन्फ्रिंज नहीं करेगा सिटीजन्स के। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। लेकिन जो फेडरिक बोलते हैं कि ये जो दो एक्सट्रीम है ये आइडियल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, लेकिन रियलिटी में ये आइडियल कंस्ट्रक्ट होंगे नहीं। तो रियल गवर्नमेंट क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, एक्चुअल गवर्नमेंट जो होगा इन दोनों के बीच में होगा, जहां एक तरह से ना फुल्ली रिस्ट्रेंट होगा, ना बिल्कुल एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट होगा, इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट जो रिलेटिवली मोर रिस्ट्रेंट होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, और जो लेस रिस्ट्रेंट होगा उसको बोलेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। यानी कि जो अपने दायरे में रह के काम करेगा, मतलब एक तरह से फुल तो वैसा नहीं हो सकता, जो लेस रिस्ट्रेंट रहेगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, और जो मोर रिस्ट्रेंट रहेगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, तो उनके मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, अब ये तो हमने एक तरह से कैरेक्टर बताया ना, स्टेट का कैसा कैरेक्टर होना चाहिए, लेकिन उनके अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है एक पॉलिटिकल कैरेक्टर है। ठीक है, यानी कि ये कैरेक्टर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी स्टेट का और सोसाइटी का। ठीक है, पॉलिटिकल कैरेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कि एक तरह से कैरेक्टर है स्टेट का और सोसाइटी का। ठीक है, जिसमें स्टेट और सोसाइटी में ये कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने के मिलेंगे। क्या कैरेक्टरिस्टिक, जो मैंने शुरू में बताया, स्टेट जो होगा वो रेगुलेटेड होगा, यानी कि स्टेट पे भी रिस्ट्रिक्शन रहेंगे, वो फुल्ली अपने मन का काम नहीं करेगा। सिटीजन अपने राइट को एंजॉय करेंगे, बट लिमिटेड राइट्स रहेंगे। ठीक है, रीजनल रिस्ट्रिक्शन के साथ, और गवर्नमेंट के पास कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन रहेंगे फुलफिल करने के लिए। तो ये इंडिया क्या है, ये इंडिया भी एक तरह का एग्जाम्पल है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में यहाँ एक पॉलिटिकल कैरेक्टर ऐसा है कि जहाँ स्टेट और सोसाइटी में ये कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलेंगे। स्टेट रेगुलेटेड है, वो अपने दायरे में काम करता है, सिटीजन पूरे राइट को एंजॉय करते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ, और गवर्नमेंट के पास ऑब्लिगेशन है जो फुलफिल करने हैं उनको। ठीक है, तो क्रक्स हम यही निकालेंगे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। लेकिन यहाँ पे हमें एक बात मानने को मिलेगा कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, लेकिन इन थ्योरी है, यानी कि इन पेपर है, इन प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग आता है आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मलिज्म। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मलिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। यानी कि जो भी आइडियाज जो कॉन्स्टिट्यूशन में है और जो प्रैक्टिकल रियलिटी है, उनमें आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। इन पेपर कुछ और है, प्रैक्टिकली कुछ और है। याद है जब मैंने पेपर 1 जब आपको पढ़ाया होगा तो ये फॉर्मलिज्म करके आपको ये बताया होगा। कब बताया था, जब FW रिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वहाँ फॉर्मलिज्म का कॉन्सेप्ट आया था। वहाँ क्या था कि 3 तरह की सोसाइटी है, फ्यूज, प्रेग्मेटिक और डिफ्रैक्टेड। तो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में आपको फॉर्मलिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, फॉर्मलिज्म क्या है कि रिटन में सब कुछ रहेगा, लेकिन इन प्रैक्टिकल चीजें नहीं होंगी। जैसे जो सोसाइटी आपको देखने को मिलेगा डिफ्रैक्टेड, उसमें बहुत सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया था, हेट्रोजिनिटी, फॉर्मलिज्म, ओवरलैपिंग, नेपोटिज्म, पॉलीकॉम्युनल रहेगा, बाजार कैंटीन सिस्टम, ये सब आपको देखने को मिलेगा डिफ्रैक्टेड में, जिसमें फॉर्मलिज्म आपको काफी देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड चीजें अलग रहेंगी, लेकिन प्रैक्टिकल प्रैक्टिस अलग रहेगा। यानी कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन नॉर्म्स एंड रियलिटी। तो यही से लिए इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन इंडिया वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मलिज्म, इलोबरेट या डिस्कस। ठीक है, तो आप ये चीज बताएंगे। ठीक है, यानी कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिटी, एंड व्हाट इज रिटन इट इज नॉट देयर इन प्रैक्टिकल, दैट इज व्हाट इट शुड बी एंड व्हाट इट इज, देयर इज ए डिफरेंस। ठीक है,
अब एक बार रिकैप कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का इंपॉर्टेंट डायमेंशन क्या है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड लॉ इन बोथ लेटर एंड स्पिरिट। ठीक है। इट ऑल्सो मीन्स कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम करना। ठीक है। ये इट ऑल्सो इंडिकेट गवर्नमेंट्स दैट इज नॉन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट शुड हैव एब्सोल्यूट पावर। ठीक है। यानी कि हमने आपको देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, इन तीनों के बीच में देयर इज ए बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है। देयर इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है। तो कोई भी आपस में सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होगी, किसी के पास पावर इकट्ठित नहीं होगा, किसी के पास एब्सोल्यूटिज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक और मतलब है कि इनहेरेंट चेक और बैलेंसेज होंगे इन द सिस्टम। अब चेक एंड बैलेंसेज मैंने कहीं भी बात बताया है। ठीक है। कि एग्जीक्यूटिव क्या है? ये जुडिशरी को चेक करेगा। जुडिशरी क्या है? लेजिस्लेचर को चेक करेगा। ये क्या है? आपस में एक दूसरे को चेक करेंगे। कैसे? कि कोई भी लेजिस्लेचर, मान लीजिए कोई भी एक्ट लेके आया, तो जुडिशरी के पास क्या पावर है? उसको नल एंड वाइड करने का। ठीक है। तो ये एक तरह से चेक कर रहा है लेजिस्लेचर को। ठीक है। लेजिस्लेचर चेक करता है एग्जीक्यूटिव को। कैसे चेक करता है? आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन आवर्स। ठीक है। जो पार्लियामेंट्री डिस्कशन होते हैं उसमें चेक करना है। ठीक है। तो हर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एक दूसरे को चेक करता है। और ये जो सिस्टम है, ये एक तरह का डायमेंशन है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा, ये आइडिया होगा, तो ये सारी चीजें वहां के सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब एक और डायमेंशन होता है सोवरेनिटी ऑफ सिटीजन्स। ठीक है। और सोवर्निटी ऑफ सिटीजन्स आपको देखने को मिलेगा, अभी आगे में भी हम डिस्कस करेंगे जब अपना प्रीएम्बल पढ़िएगा। तो प्रीएम्बल में वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो हम लोग अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं ऑन 26 नवंबर। ठीक है, 1949। ये करके जब हम प्रीएम्बल में लिखते हैं तो हम लोग अपने आप को वी दर्शाते हैं। यानी कि यहाँ पे सोवरेन कौन है? ना कि वो चुना हुआ सरकार बीजेपी या कांग्रेस का, बल्कि हम लोग अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने लीगलिटी एज ए लीगल पेपर मान लिया और इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम ऑथराइज कर रहे हैं। ठीक है। तो सोवरेन यहाँ पे कौन हुआ? पीपुल सोवरेन हुए, लेकिन लीगली एज ए डॉक्यूमेंट सोवरेन कौन हुआ? अपना कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन हुआ, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ही सोवरेन बना दिया, हमारे द्वारा बना है। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ये भी है कि देयर इज ए लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी होगी। ठीक है। यानी कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ऑफ द गवर्नमेंट, उनका रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे इस काम के लिए। तो पता है ना, देयर इज ए, लास्ट में हमने डिस्कस किया था जो 3 कंसेप्ट था, उसमें हमने देखा था देयर इज सम अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टेट, सम ड्यूटीज ऑफ स्टेट, सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेट। ठीक है। तो अल्टीमेटली हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को क्या बोलेंगे? ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या करता है? एम्पावर करता है सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री। ठीक है। क्योंकि यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, आपको देखने को मिलेगा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बारे में। इसीलिए यहाँ पे लिमिटेड गवर्नमेंट है। ठीक है। यानी कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, तभी तो ये पावर का मिसयूज नहीं कर पाएंगे, इनके पावर रिस्ट्रिक्टेड है। अगर सबके पास एब्सोल्यूट पावर हो जाएगा तो क्या होगा? एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ठीक है। जिसका एब्सोल्यूट पावर होगा तो उतना ही करप्शन भी होगा। ठीक है। चलते हैं आगे देखते हैं कि अब थ्योरी में क्या है। जैसे हमने बोला कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, तो कैसा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कैसे पता चलेगा कि हमारे पास है? ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। जैसे देखिए, प्रीएम्बल में हमने देखा, प्रीएम्बल में जैसे मैंने अभी तुरंत पहले डिस्कस किया कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो यहाँ पे पीपुल क्या है? सॉवरेन है, हम जो भारत के नागरिक। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सॉवरेन है, और हमने ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया? कॉन्स्टिट्यूशन को दिया। यानी कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, लीगल सोवरेनिटी, सोवरेन किसको बोलते हैं? जो कि खुद का डिसीजन खुद ले सकता है, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। ठीक है। एक तरह से संप्रभु। तो यहाँ सोवरेन कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को सोवरेन करार कौन दे रहे हैं? हम दे रहे हैं। ठीक है। तो हमने प्रीएम्बल के अनुसार ये बताया है कि एब्सोल्यूट पावर एग्जीक्यूटिव के पास नहीं है, ना ही एब्सोल्यूट पावर जुडिशरी के पास है, ना ही एब्सोल्यूट पावर लेजिस्लेचर के पास है। एब्सोल्यूट पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपुल। ठीक है। इसलिए आप ये मान के चलिए कि देयर इज ए लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट। आप अपने आप को लिमिट करके रखिए, क्योंकि आप ऑल पावरफुल नहीं है। ऑल पावरफुल कौन है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। सेकेंडली, आपको फंडामेंटल राइट देखने को मिलेगा। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक आप देखेंगे कि यहाँ काफी सारे राइट्स प्रोवाइड किए हैं सिटीजन्स को। अगर कोई भी इन्फ्रिंजमेंट होता है तो हम लोग हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226, एंड सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के
अनुसार उसमें ये मेंशन किया गया है कि अगर कोई भी इन्फ्रिंज होगा आपका फंडामेंटल राइट, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना जाकर डायरेक्ट इन कोर्ट के पास जा सकते हैं। यानी कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहा है कि आपको पूरी तरह से राइट दे दिया गया है, ठीक है। स्टेट को क्या है, सिटीजन्स की राइट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट कोई भी आर्बिट्रेरी जजमेंट देगी या कुछ भी फैसला सुना देगी, तो गवर्नमेंट उठ के जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास। तो ये दोनों के रहने से एक और इसका नेगेटिव इफेक्ट भी आता है, जैसे पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। पीआईएल में क्या होता है कि कोई भी किसी चीज के लिए उठ के चला जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट केसेस बढ़ जाते हैं। उससे क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म होता है। जुडिशियल एक्टिविज्म से क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव के राइट्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव के पावर है, वहां जुडिशियरी जाके अपना हाथ घुसाते हैं। खैर ये अभी टॉपिक नहीं है, आगे बताऊंगा, ठीक। तीसरा है जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू आपको कहां देखने को मिलता है, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में। तो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि जो भी लॉ इनकंसिस्टेंट होंगे एज पर पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 क्या है, फंडामेंटल राइट्स। यानी कि फंडामेंटल राइट्स के के साथ जो भी लॉ अगर पार्लियामेंट बनाती है, अगर वो इनकंसिस्टेंट होंगे तो उसको नल एंड वॉइड माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लेजिस्लेचर है उसके पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। लेजिस्लेचर क्या है, कोई भी लॉ बना सकता है, लेकिन जुडिशरी क्या है, उसको रोक सकता है, उसको नल एंड वॉइड कर सकता है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि लेजिस्लेचर के पावर को हमने यहाँ रिस्ट्रिक्ट किया। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भारत में है और ये थ्योरी में है, प्रैक्टिस में भी है। अभी तो हम थ्योरी पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जुडिशियल रिव्यू है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड करता है मोस्टली केसेस को, और हाई कोर्ट, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो जुडिशरी है ये गार्जियन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। चलते हैं आगे, नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। इसमें इक्वल ट्रीटमेंट हम देते हैं, ठीक है। एक रूल ऑफ लॉ क्या है, पॉलिटिकल फिलोसफी है। यहाँ सारे सिटीजन्स, इंस्टीट्यूशन जो भी एक कंट्री में है, स्टेट में है, ठीक है, ये अकाउंटेबल होते हैं सेम लॉ के। यानी कि सबको एक सेम लॉ के अंदर रखा जाएगा और सब एक लॉ के अंदर बराबर होंगे, ठीक है। तो इनिशियली क्या था, इनिशियली टाइम में जब यूके में ये कॉन्सेप्ट आया था रूल ऑफ लॉ, तो वहां पे क्या हुआ था, जो सरकार थी वहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। तो जो वहां का लेजिस्लेचर है, जो कानून बनाता है, उसके पास एक्सेस पावर थी, ठीक है। यानी कि सुप्रीम के पास, कोर्ट के पास वहां इतना पावर नहीं था कि वो इसको रिस्ट्रिक्ट कर दे उस केसेज को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, रूल ऑफ लॉ के केस में वहां पे एक्सेस पावर थी। वहां पे जो भी कानून चाहता था यूके में जो लेजिस्लेचर है वो बना देता था, क्योंकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और वो इससे जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है वहां पे। लेकिन अगर कोई पब्लिक उठ के बोले तो, सुप्रीम कोर्ट को बोले तो, डायरेक्ट ऐसा कोई नहीं है कि केस सुओ मोटो बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ले सकती है फैसला। तो वहां पे जो रूल ऑफ लॉ का केस है वो अलग था, ठीक है, क्योंकि वहां पे सुप्रीम कोर्ट बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। जो जुडिशरी लॉ बनाता था वो पूरी तरह से एप्लीकेबल होता था सब पे। लेकिन इंडिया में रूल ऑफ लॉ है, इसके दो कनोटेशन है, ठीक, कि फर्स्ट कोई क्या है कि सबको इक्वल है इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है, वेदर इट इज गवर्नमेंट और सिटीजन्स और कोई भी हो। दूसरा क्या है कि यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ऑन लॉ मेकर्स, ठीक है। यानी कि लेजिस्लेचर पर रिस्ट्रिक्शन है कि आप कोई लॉ बनाते हैं तो उसका, उस लॉ का फिर से रिव्यू होगा। अगर वो नल एंड वॉइड किया जा सकता है तो नल एंड वॉइड होगा, अगर इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो दैट इज द रूल ऑफ लॉ। फिर है सेपरेशन ऑफ पावर। हम देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। ऑर्गन्स कौन से हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, फेडरेशन में क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो सबके पावर्स हैं। तो उन सबके पावर्स को अलग अलग सेपरेट करके रखा गया है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि एग्जीक्यूटिव भी है, लेजिस्लेचर भी है, जुडिशियरी भी है। तो आप लक्ष्मीकांत पढ़िएगा तो हर लोग का अलग अलग चैप्टर बनाया है, हर किसी का अलग आर्टिकल है, उसके आर्टिकल के अनुसार बताया गया है कि इनका ये पावर है, इसी के अनुसार आप काम करेंगे, ठीक है। जैसे आर्टिकल 256 से 263 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कैसा रहेगा बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, यह दिया गया है। 245 246 शेड्यूल 7 में दिया गया लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट। आर्टिकल 264 से 291 में फिजिकल रिलेशन क्या होगा सेंटर और स्टेट के बीच में। या 7 शेड्यूल में आपको पावर दिया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिड्यूअल लिस्ट। तो इसमें क्या है कि हमने एक तरह से डिफाइन कर दिया आपके पावर्स को, ठीक है। तो पावर्स जो है, ठीक है, सबका एक तरह से डिफाइन कर दिया गया है। तो हर कोई अपने बाउंड्री के बाहर जाके एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, ठीक है। ये सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। वैसे ही सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट डिग्निटरीज अभी आपको देखने को मिलेगा। जैसे 52 से 73 है फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, 74 से 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 80 से 81 स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या असेंबली। तो इन सब की क्या है, पावर पूरी तरह से एक तरह से हमने डिफाइन करके रखा है,
ठीक है, यानी डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ पावर्स, जितने भी ऑर्गन्स है गवर्नमेंट का सबका पावर्स एकदम डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो जो भी पावर है उनको इस बाउंड्री की हद में रह के ही एक्सरसाइज करना है, ठीक है। तो उनके पावर को हमने यहाँ पे क्या किया, रिस्ट्रिक्ट कर लिया, उनके पास अनलिमिटेड पावर नहीं होगा। तो एक तरह से क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है इन थ्योरी, ठीक है, जो हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। इन प्रोविजन के चलते जो है पावर को हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं। टू सम अप हम देखते हैं कि फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होने चाहिए, ठीक है, यानी कि हम बोलते हैं कि किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सेपरेशन ऑफ पावर होगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा, और सिविलियन का कंट्रोल होगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे, जैसे पुलिसिंग होगा, ठीक है। सिविलियन द कंट्रोल कहने का मतलब पॉलिटिकल कंट्रोल होगा उनके ऊपर, ठीक है। आर्मी के ऊपर भी आपको सिविलियन का कंट्रोल देखने को मिलेगा। कभी मार्शल लॉ यहाँ पे नहीं लगता, या पाकिस्तान की तरह कोई यहाँ पे एक्वायर नहीं कर लिया है, ठीक है, शासन को। फिर यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। तो ये क्या है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें हमारे पास होते हुए भी कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मलिज्म है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मलिज्म है यानी कि थ्योरी में तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन ओरिजिनल प्रैक्टिस में ये सब चीजें है क्या, ठीक है, तो नहीं है। लेकिन हम बोलेंगे अगर कि नहीं है ये सब चीज, तो एक तरह से ये स्वीपिंग रिमार्क्स हो गया। ये सब रिमार्क्स देने से बचना चाहिए किसी भी आंसर में, कि नहीं इंडिया में तो ऐसा है वैसा है, वैसे नहीं देना चाहिए। अगर हम लोग कोई भी स्वीपिंग रिमार्क्स दे रहे हैं, अगर नो बोल रहे हैं, तो उसके पास इसके पीछे एक तरह से फैक्ट्स होना चाहिए, ठीक से। अगर पर्टिकुलर फैक्ट्स का बैकएंड में रहेगा तब हम किसी चीज को नो बोल सकते हैं। तो क्या इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है या कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मलिज्म है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है। जैसे आप देखेंगे कि बोलेंगे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मलिज्म है यानी कि है तो क्यों है, तो बैकएंड में आप ये सब चीजें देंगे उसके, ठीक है। जैसे आप बोलेंगे कि यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म है, ठीक है, यानी कि जुडिशियल ओवररीच है, एडवेंचरिज्म है यहाँ पे, यानी कि जुडिशियरी बात बात में घुस जाती है किसी भी चीज में, ठीक है। यानी जुडिशियरी के को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, ठीक है, यानी कि वो अपने बाउंड्रीज में रह के काम नहीं कर सकी, जो वो एग्जीक्यूटिव के डोमेन में जाके इन्फ्रिंज करती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप 2G स्कैम का केस देख सकते हैं कि जहाँ पे सारा टेंडर कैंसिल कर देता है, बाद में 2G स्कैम का कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आता, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे वो सब कैंसिल कर देते हैं। अभी देखिए दिवाली में फायर क्रैकर्स पे बैन लगाना है कि क्या करना है, ये फैसला कोर्ट लेती है। कोर्ट क्यों लेगी, ये एग्जीक्यूटिव का काम है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एक तरह से जुडिशियल ओवररीच है, ये नहीं होना चाहिए। आपको पहले भी देखने को मिलेगा एग्जीक्यूटिव डिक्टेटरशिप। एग्जीक्यूटिव डिक्टेटरशिप कब देखने को मिला, जब इमरजेंसी लगा था 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो ये क्या है, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पे रख के ये काम किया गया था। जो लिमिट्स जो करता है कॉन्स्टिट्यूशन उसके पावर को, तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही एक तरह से चेंज करके अपने पावर को एक्सपेंड किया गया था, अपने बाउंड्री के बाहर जाके काम किया गया था, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो थ्योरी और प्रैक्टिस में दोनों में अलग अलग है ना, ठीक है। फिर भी हम बोलते हैं जैसे प्रिविलेजेज ऑफ लेजिस्लेचर, आप नेता मंत्री इनको इतना प्रिविलेज मिलता है, ठीक है, ये कोई भी क्राइम भी करते हैं तो ये बच जाते हैं, पुलिस जल्दी इनको अप्रोच नहीं करती। तो इनके अपने पावर्स एंड प्रिविलेजेस का भी मिसयूज आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑल आर इक्वल, रूल ऑफ लॉ है, ठीक। आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन देखने को मिलेगा। पॉलिटिक्स में कितने क्रिमिनल आपको देखने को मिलेंगे, वेदर बीजेपी और कांग्रेस, उनके जितने भी लोग MP जीतते हैं, MLA जीतते हैं, उसमें मोस्टली क्रिमिनल बैकग्राउंड से देखने का, रेप मर्डर के चार्जेज लगे हैं, ठीक है। यानी कि लॉ मेकर्स हैज बिकम, यानी लॉ ब्रेकर्स हैज बिकम लॉ मेकर, ये आपको देखने को मिलेगा। ये भी एक तरह से डेंट मान के चलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में, ठीक है। यानी कि और इंडिया में आप जुडिशरी को फिर से देखिए तो 45 मिलियन केसेज अभी पेंडिंग है, ठीक है। अगर इन केसेस को फैसला इसी स्पीड से दिया जाए तो 300 साल लगेंगे, ठीक है, इसको जजमेंट देने में। अगर कोई भी नया केस नहीं फाइल किया जाए आज के बाद, अगर 300 साल तक कोई भी केस फाइल नहीं किया जाए और जिस गति से फैसला सुनाया जा रहा है तो फैसला सुनाया जाए तो 300 साल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है जुडिशरी की, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का भी आप अकाउंटेबिलिटी नहीं देखे, जब दो डिक्टेटरशिप के टाइम पे, इंदिरा गांधी के टाइम पे जुडिशियल एक्टिविज्म आपको देखने को मिलता है। तो एक तरह से पावर अपना ओवर ब्रीच कर रहे हैं, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। लेकिन हमेशा आपको निगेटिव आंसर के साथ खत्म नहीं करना है बात को, आप उनको पॉजिटिव आंसर के साथ बोलिए कि नए नए रिफॉर्म्स आने के चलते हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इंश्योर कर रहे हैं। जैसे आप बोलिए 73rd और 74th अमेंडमेंट आया एक्ट, तो हमने क्या है निचले लेवल पे, लोअर लेवल पे, ठीक है, ग्राम सभा के लेवल पे। ग्राम सभा में क्या है, डायरेक्ट एक तरह से डेमोक्रेसी का रूप है, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। तो ये देखने को मिल रहा है। RTI आने से क्या है, हम लोग एग्जीक्यूटिव के पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। हम लोग कोई भी किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम जाके वहां से ले सकते हैं। सिटीजन चार्टर, आपको ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का, अगर उसके वेबसाइट पे जाए तो आप सिटीजन चार्टर में देख सकते हैं,
ये सारा फर्स्ट पेपर में ख़त्म किया है मैंने, आरटीआई सिटीजन्स चार्टर, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ों से क्या है कि पीपल का पार्टिसिपेशन जो है गवर्नेंस में बढ़ रहा है आज के डेट में। आप कोई भी प्लान देखिएगा एग्जीक्यूटिव जो कैरी आउट करता है इम्प्लीमेंटेशन, तो उसमें आपको सोशल ऑडिट देखने को मिलेगा, यानी कि जो भी काम होगा पंचायत लेवल पे या कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज है, वहाँ सोशल लेवल पे आपको देखने को मिलेगा कि सोशल ऑडिट किया जा रहा है। सोशल ऑडिट क्या है, इसका भी मैंने बनाया है फर्स्ट पेपर में वीडियो, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, सोशल ऑडिट से क्या हुआ कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन, जो भी प्लान का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसमें हम लोग करप्शन को चेक कर सकते हैं। कौन चेक कर सकते हैं? जनता खुद से जाके चेक कर सकती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहे हैं जिससे कि ह्यूमन एम्पावरमेंट हो, और ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। ठीक है, तो एक तरह से आपको क्वेश्चन आएगा तो आप ये लिख सकते हैं कि जो फॉर्मलिज्म है वो कैसे है, तो इन चीज़ों से है। उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पूरी तरह से स्थापित हो इंडिया में। ये जो आइडिया है, ये थ्योरी है, ये फिलोसफी है, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये पूरी तरफ से एस्टेब्लिश हो यहाँ पे, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो यहीं पे ये लेक्चर खत्म करते हैं। आपको ये स्लो लग रहा हो तो 2x पे देख सकते हैं। धन्यवाद।